रीबर्थ ऑफ मिस्टर किंग एपिसोड 6। इप्शिता ने नंदिनी की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाया। उन दोनों के कार में बैठने के बाद तुरंत ही संजय ने अब तक कार स्टार्ट कर दी थी। वो दोनों पीछे बैक सीट पर बैठी थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गई। संजय कार से बाहर निकलकर वहीं पर खड़ा हो गया। उसके बाद इप्शिता और नंदिनी भी दोनों एक एक करके कार से बाहर निकली और नंदिनी एयरपोर्ट के पास जैसे ही पहुंची, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रही थी। नंदिनी को इतना धीमे चलते देखकर इप्शिता ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना धीरे क्यों चल रही हो? जल्दी चलो वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, अभी मेरी फ्लाइट में काफी टाइम है, तुम मुझे इतनी जल्दी यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? बोर हो गई हो क्या मुझसे? वैसे बस थोड़ी देर मेरे साथ और बिता लो, उसके बाद तो फिर मैं तुमसे डायरेक्ट 1 महीने बाद ही मिलूंगी। इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर अपसेट हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, हम तुम्हें जल्दी भगा नहीं रहे, हम तो बस ये सोच रही थे तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो, और तुमसे हम कभी बोर हो सकते हैं क्या? इप्शिता को अपसेट होते देखकर नंदिनी ने उसे साइड हग करते हुए कहा, अरे तुम अपसेट मत हो, और वैसे भी मैं इतना धीरे इसलिए चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ही मैं किसी का वेट कर रही हूँ। कोई और भी मुझे सी ऑफ करने के लिए आ रहा है। इप्शिता ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, कौन आ रहा है? तुम्हारी मौसी जी या उनके घर से कोई? नंदिनी ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ओह गॉड, मौसी जी मुझे छोड़ने क्यों आएंगे? कैसी बातें करती हो तुम भी इशू। इप्शिता ने नंदिनी की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहा, हमें क्या पता, तुमने हमें बताया ही नहीं, चलो अब सीधी तरह से हमें भी बताओ, कौन आ रहा है तुम्हें सी ऑफ करने? इप्शिता ने जैसे ही यह बात पूछी, ठीक उसी वक्त उनके थोड़ा सा पीछे ही अभिमन्यु की कार भी आकर वहां पर रुकी और अभिमन्यु अपनी कार से उतरा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पीछे मुड़कर खुद ही देख लो क्योंकि मुझे नहीं लगता अब बताने की जरूरत बची है। अभिमन्यु व्हाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर के साथ ब्लैक जीन्स और काफी नॉर्मल कपड़े पहनकर वहां पहुंचा था। उसने नंदिनी को देख लिया था, इसलिए वो उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। उसे देखकर नंदिनी खुश होते हुए बोली, मेरे जीजू आ रहे थे मुझे छोड़ने। जैसे ही नंदिनी यह बात कही, इप्शिता तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी। जैसे ही उसने अभिमन्यु को देखा, इप्शिता ने नंदिनी को घूरते कहा, नंदिनी, तुमने बुलाया है ना मिस्टर अभिमन्यु को यहाँ पर? नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो तो बस मैं जीजू से इतना कहा था कि मैं जा रही हूँ तो जीजू ने खुद ही कहा कि वह मुझे सी ऑफ करने आएंगे। अब अगर वो खुद से ही आने के लिए बोल रहे थे तो भला मैं मना कैसे करती, बैड मैनर्स होते हैं ना। इतना बोलते हुए नंदिनी ने काफी मासूम सा चेहरा बनाया तो इप्शिता उस पर गुस्सा करते हुए बोली, नंदिनी तुम हमेशा ही ऐसा करती हो। इसके आगे नंदिनी को डांटे हुए इप्शिता कुछ भी बोल पाती कि उससे पहले ही अभिमन्यु उन दोनों के एकदम नजदीक पहुंच गया और वो सीधे इप्शिता और नंदिनी के सामने आकर खड़ा हुआ। अभिमन्यु के पीछे ही उसका ड्राइवर एक छोटा सा फ्लावर बुके लेकर आया और वो फ्लावर बुके उसने अभिमन्यु के हाथ में दिया। अभिमन्यु ने उसे नंदिनी को देते हुए कहा, दिस इज फॉर यू। नंदिनी आप जा रही हैं तो हमने सोचा हम आपसे मिल ले। और इप्शिता आप कैसी हैं? इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ अपनी नजरें उठाकर नहीं देखा और दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बोली, हम ठीक हैं। नंदिनी ने इप्शिता को साइड हग करते हुए कहा, अच्छा अब मैं आप दोनों से डायरेक्ट आपकी शादी पर मिलूंगी, तब तक के लिए हम फोन पर एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। और ईशू, चाहे तू जितनी भी अपसेट हो, मेरा फोन कॉल इग्नोर नहीं करोगी तुम, ठीक है? इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और नंदिनी की यह बात सुनकर अभिमन्यु बोल पड़ा, अरे लेकिन अब किस बात को लेकर अपसेट है आपकी बेस्ट फ्रेंड? नंदिनी की तरफ देखते हुए अभिमन्यु ने उसे ही सवाल किया तो नंदिनी चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, आप खुद ही पूछ लीजिएगा, आप दोनों तो यहाँ पर ही है ना, सिर्फ मैं ही वापस जा रही हूँ। अभिमन्यु और नंदिनी की बातें सुनकर इप्शिता ने बड़ी बड़ी उन दोनों की तरफ घूर कर देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी बातों के बीच भला वह क्या बोले। नंदिनी खुद ही आगे आकर उसे हक करते हुए बोली, अच्छा ठीक है इशू, अब मैं चलती हूँ, बाय। चेक इन करने में भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और जीजू आपको अगर इशू के साथ थोड़ा टाइम बिताना है तो आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंदिनी के मुंह से ये बात सुनकर इप्शिता ने फिर से उसे घूरते हुए देखा और बोली, बाय नंदिनी, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी, बस थोड़ा कम बोला करो। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब मैं चलती हूँ, तुम मुझे ऐसे गुस्से से मत देखो यार। इतना बोलकर नंदिनी ने इप्शिता के गाल पर किस किया और अभिमन्यु से हाथ मिलाते हुए कहा, बाय जीजू।
नंदिनी इतना बोलकर उसने अपना सामान लिया और सीधे एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग करने के लिए चली गई। इप्सिता वहीं पर खड़ी थी जब तक नंदिनी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वो वहां से चली गई। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ ही देख रहा था। इप्सिता के चेहरे की उदासी अभिमन्यु से देखी नहीं जा रही थी। अभिमन्यु इप्सिता के बगल में आकर खड़ा हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, इप्सिता, आप इतनी अपसेट क्यों हैं? अब तो शादी की डेट भी आगे बढ़ गई है। इप्सिता ने संजय की तरफ देखते हुए कहा, संजय अंकल, कार निकालिए, हम घर चल रहे हैं। इप्सिता के इस तरह से इग्नोर करने पर अभिमन्यु को बड़ी ही हैरत हुई। उसने इप्सिता के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, इप्सिता, हम कुछ पूछ रहे हैं और हमें आपसे बात करनी है। इप्सिता ने रूखेपन से कहा, लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर इप्सिता सीधे एयरपोर्ट से एकदम बाहर की तरफ निकलने लगी। लेकिन वो पूरी तरह बाहर निकल पाती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन हमें आपसे बात करनी है और आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ लिया और पहली बार अभिमन्यु ने इतनी सख्ती से बात की जिसे देखकर इप्सिता थोड़ी सी शॉक्ड हो गई। उसने अपने मन में कहा, यह अभिमन्यु मेरे साथ इतने सख्ती से क्यों पेश आ रहे हैं? क्या हमने सच में थोड़ा ज्यादा ही रूड बिहेव कर दिया है? शायद हमें उन्हें इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए और वैसे भी हम अपनी मम्मी पापा का गुस्सा उन पर नहीं निकाल सकते। इप्सिता के दिमाग में ये ख्याल आया ही था कि तभी उसने अभिमन्यु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आपको जो भी बात करनी है, हम जानते हैं शादी को लेकर ही करनी होगी ना, और हम अभी शादी को लेकर कोई बात नहीं करना चाहते, इसलिए हमारा हाथ छोड़िए आप। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसके हाथ पर अपनी पकड़ और कसकर बनाई और उसे साइड में लाते हुए कहा, नहीं, हमें शादी से रिलेटेड बात नहीं करनी। अब तो आप हमसे बात करेगी ना? इप्सिता बिल्कुल चुप थी और बड़ी ही कंफ्यूजन के साथ वो अभिमन्यु की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उनकी शादी के बारे में नहीं तो फिर भला अभिमन्यु को उसे किस बारे में बात करनी थी। ये सब सोचती हुई इप्सिता काफी चुप थी तो अभिमन्यु ने ही इप्सिता से पूछा, आप हमें ये बताइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है ऐसा जो आप इतनी ज्यादा अपसेट हैं? इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखा। अभिमन्यु इप्सिता की आंखों में जो दर्द था वो उसे महसूस कर पा रहा था और उसने कहा, प्लीज इप्सिता, बताइए हमें। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। इप्सिता की आंखों में आंसू भर गए थे। उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, आपसे बात करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला तो क्या बताएं हम आपको? उसकी ऐसी मायूसी भरी बातें सुनकर अभिमन्यु बड़ी ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इप्सिता ने उतनी ही उदासी से कहा, जो भी होना था वो हो चुका है। मम्मी पापा ने पहले ही सब कुछ तय कर दिया है। आपसे या किसी से भी बात करके अब कुछ नहीं होने वाला। इतना बोलकर इप्सिता काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरा ही था कि उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। अभिमन्यु ने उसे इस तरह रोते देखकर कहा, एक बार आप हम पर भरोसा करके अपनी प्रॉब्लम बताइए तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, लगता है इप्सिता खुद से तो हमें अपने एग्जाम के बारे में नहीं बताएंगी। अभिमन्यु ने एकदम से कहा, हम जानते हैं आप अपने एग्जाम्स को लेकर परेशान हैं ना। हमारी होने वाली शादी की वजह से ही आपकी मम्मी आपको एग्जाम देने नहीं जाने दे रही, इसीलिए आप इतनी अपसेट हैं, राइट? जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु के मुंह से एग्जाम की बात सुनी, वह हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और उसने अपने मन में कहा, यह अभिमन्यु को हमारे एग्जाम्स के बारे में कैसे पता चला? हमने तो इन्हें बताया नहीं। इप्सिता ने शॉक्ड होकर यह बात अभिमन्यु से पूछ ली। उसने कहा, आपको कैसे पता चला हमारे एग्जाम के बारे में? अभिमन्यु ने बहुत ही सहूलियत से कहा, यह बात जानना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें कैसे पता चला और कैसे नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको एग्जाम देने हैं या नहीं। इप्सिता जैसे ही यह बात सुनी वो पूरे एक्साइटमेंट के साथ बोली, ऑफ कोर्स देने हैं, लेकिन इप्सिता एग्जाम की बात सुनकर थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की कही बात की बात याद आई। इप्सिता ने उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने जैसे ही उसके एग्जाम की बात की वह एकदम ही चौंक गई, क्योंकि उसे पता नहीं था अभिमन्यु को ये बात कैसे पता चली, क्योंकि उसने तो ये बात अभिमन्यु को एक बार भी नहीं बताई थी। अभिमन्यु ने बहुत ही सहूलियत से कहा, ये बात जानना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें कैसे पता चला और कैसे नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको एग्जाम देने हैं या नहीं। इप्सिता जैसे ही यह बात सुनी वो पूरे एक्साइटमेंट के साथ बोली, ऑफ कोर्स देने हैं, लेकिन
इप्शिता एग्जाम की बात सुनकर थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की कही बात की बात याद आए। उसने वापस अपना मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं, मम्मी पापा हमें नहीं जाने देंगे और यह सब कुछ शादी की वजह से हो रहा है। मम्मी ने हमें पहले ही बोल दिया है कि हम अब एग्जाम देने नहीं जा सकते हैं, और जब मम्मी पापा ने ही मना कर दिया तो फिर अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी है। इतना बोलकर इप्शिता चुप हो गई और उसने अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछा। क्योंकि इशिता पहले ही संजय से बोल चुकी थी, तो अब तक संजय भी वहां कार लेकर आ गया था और अपनी कार वहां गेट के सामने आकर खड़ी होते देखा इप्शिता भी कार की तरफ मुड़कर जाने लगी। अभिमन्यु ने उसके पीछे आते हुए कहा, इप्शिता, अगर आपको अपने एग्जाम्स देने हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपको एग्जाम दिलाने ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। इप्शिता अभिमन्यु की यह बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कैसे हमें एग्जाम दिलाने ले जा सकते हैं? अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़ दिए, लेकिन प्लीज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब हम आपको कॉल करें तो प्लीज आप हमारा कॉल उठा ले। क्योंकि अब तो नंदिनी भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए अब भी अगर आप कॉल रिसीव नहीं करेंगी तो हम आपको आगे की प्लानिंग कैसे बताएंगे कि हमें क्या करना है और हम कैसे आपके एग्जाम्स दिलाने आपको ले जाएंगे। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ बड़ी ही ग्रेटफुल नजरों से देख रही थी, और उसकी बातें सुनकर इप्शिता को समझ आ गया कि जरूर नंदिनी ने ही उसे इस बारे में बताया होगा, और यह सोचकर उसकी आंखें भर आई। अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, प्रॉमिस करिए, आप हमारा कॉल इग्नोर नहीं करेगी। इप्शिता ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया और हल्का सा मुस्कुराई। उसे मुस्कुराते देख अभिमन्यु को भी जैसे थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने इप्शिता का हाथ छोड़ते हुए कहा, तो फिर ठीक है, जाइए आप घर पहुंचिए, हम शाम तक आपको फोन करेंगे। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, थैंक यू सो मच, आपने हमारे बारे में इतना सोच और हम आपका कॉल जरूर रिसीव करेंगे। अभिमन्यु ने कहा, अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपके एग्जाम्स आपको दिलवा दूं उसके बाद थैंक यू बोलिएगा, अब आपको घर जाना चाहिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और उसे सीधे उसकी कार के पास लेकर आया और उसने कार का दरवाजा खोला। इप्शिता कार में बैठी और अभिमन्यु ने कार का दरवाजा बंद कर दिया। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखकर अपने मन में बोली, क्या सच में अभिमन्यु हमें एग्जाम दिलाने ले जाएंगे, लेकिन उन्हें मेरे एग्जाम के बारे में पता कैसे चला? इप्शिता ये सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने मन में कहा, हो ना हो अभिमन्यु को मेरे एग्जाम के बारे में नंदिनी ने ही बताया होगा। ये बातें सोच ही रही थी कि संजय ने कार स्टार्ट कर दी और इप्शिता की कार वहां से चली गई। इप्शिता की करके वहां से निकल जाने के बाद अभिमन्यु भी अपनी कार में बैठा और सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अभिमन्यु की बातें सुनकर इप्शिता थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, वो चुपचाप अपने घर आ गई। इप्शिता की मॉम ने जैसे ही उसे आते देखा वो उसकी तरफ देखकर बोली, हम आपकी शादी के सारे अलग अलग फंक्शन लिए कुछ ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको इनमें से कोई पसंद आती है तो आप हमें बता दीजिए। इप्शिता ने अपनी मम्मी की पूरी बात भी नहीं सुनी और वो सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोली, मम्मी, हम बहुत थक गए हैं, हम कुछ देर आराम करने के लिए अपने रूम में जा रहे हैं, और यह ज्वेलरी भी आप खुद ही देख लीजिए, कौन सा मेरा ओपिनियन कुछ भी मैटर करता है इस घर में। इप्शिता अपनी मम्मी से पहले से ही नाराज थी, इसलिए वो उनके साथ बैठना नहीं चाहती थी और इसीलिए उसने ये सारी बातें कहीं। इप्शिता के ऐसे जवाब देने पर उसकी मां तुरंत ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और इप्शिता की तरफ देखकर तेज आवाज में बोली, यह क्या तरीका है इप्शिता, वापस लिए, हम आपको बुला रहे हैं और आपका ओपिनियन मैटर करता है, आपके लिए ही ज्वेलरी ले रहे हैं, आपकी पसंद की होनी चाहिए। अपनी मम्मी के चिल्लाने की तेज आवाज सुनकर इप्शिता सीढ़ियों पर बीच में ही रुक गई और पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, हमें इन ज्वेलरीज से कहीं ज्यादा अच्छा लगता अगर आप हमें नंदिनी के साथ सिर्फ एग्जाम के लिए कॉलेज जाने की परमिशन दे देते, लेकिन नहीं, तब तो हमारी नहीं सुनी गई, और हम सच कहें तो हमें इन ज्वेलरीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम अपने रूम में जा रहे हैं। इतना बोलकर इप्शिता गुस्से में पैर पटकते हुए सीधे अपने रूम की तरफ ही बढ़ गई। उधर अभिमन्यु अपने ऑफिस में था और सारे काम फिनिश करने के बाद अभिमन्यु शाम को जब घर पहुंचा तो उसने डिनर के बाद इप्शिता के बारे में सोचते हुए कहा, पता नहीं वो इस टाइम क्या कर रही होंगी, वैसे अभी ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है तो इप्शिता जाग ही रही होंगी, मुझे उनसे बात करके देखना चाहिए। अभिमन्यु रूम में आकर खड़ा हुआ और इप्शिता का नंबर डायल किया। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्शिता का नंबर मिलाया, 2 बेल ही गई थी कि इप्शिता ने तुरंत अभिमन्यु का कॉल पिक कर लिया। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। इप्शिता की आवाज सुनकर अभिमन्यु ने कहा,
कैसी हैं आप? इप्शिता धीमी आवाज में बोली, ठीक है, आपने इस टाइम कॉल किया। अभिमन्यु ने कहा, हमने आपसे कहा था कि हम रात में आपसे बात करेंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ तो हमें सोचना ही होगा ना। अभिमन्यु के मुंह से यह बात सुनकर इप्शिता बिल्कुल हैरान हो गई। इप्शिता हैरानी से अभिमन्यु की बात सुन रही थी। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमन्यु ने थोड़ी तेज आवाज में दोबारा से बोल, इप्शिता, आप हमारी बात सुन रही है ना? एक बार फिर इप्शिता ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमन्यु ने ही बोला, आप हमें ये बताइए कि आपका कॉलेज कहाँ है? अभिमन्यु की आवाज सुन के इप्शिता जैसे होश में आई और इप्शिता ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली मुंबई में है मेरा कॉलेज। अभिमन्यु ने फिर पूछा, ओके, और आपके एग्जाम कितने दिनों के लिए होंगे और कब से हैं आपके एग्जाम? इप्शिता ने कहा, 10 दिन तक चलेंगे मेरे एग्जाम और नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। इप्शिता की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोला, ओके, आपके एग्जाम नेक्स्ट वीक है तो हमें जल्द ही कुछ प्लानिंग करनी होगी और फिलहाल अभी तो हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम वहां जाने की अच्छे से प्लानिंग कर लेंगे। इप्शिता ने अभिमन्यु से अपने एग्जाम को लेकर और भी थोड़ी बहुत बात की और कुछ देर बात करने के बाद इप्शिता के मोबाइल फोन पर नंदिनी का फोन आने लगा। इप्शिता ने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखते हुए कहा, नंदिनी का कॉल आ रहा है, वो शायद अपने घर पहुंच गई होगी। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, आप नंदिनी से बात करिए, तब तक हम भी सोचते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और इप्शिता भी नंदिनी से बात करने लगी। वही अभिमन्यु अपने कमरे में सोफे पर बैठते हुए बोला, इप्शिता को एग्जाम दिलाने के लिए हम उन्हें मुंबई कैसे लेकर जाएंगे? हमने उनसे बोल तो दिया है कि हम उनका एग्जाम दिलाने ले जाएंगे, लेकिन कैसे? हमारे पास तो अभी कोई सॉलिड प्लान ही नहीं है, लेकिन अब हमने बोल दिया है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभिमन्यु इप्शिता के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में अचानक से एक ख्याल आया। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों सोच रहे हैं इप्शिता के बारे में इतना? हम तो उनसे प्यार भी नहीं करते। यहाँ तक कि शादी भी हम सिर्फ मासा के कहने पर ही कर रहे हैं, तो फिर हमें उनकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्यों हम उनके एग्जाम को लेकर इतना टेंशन ले रहे हैं? आखिर क्यों हम इप्शिता को उदास नहीं देख पाए? क्यों उनका उदासी भरा चेहरा हमारी आंखों के सामने जब आता है, क्यों हमारे दिल में एक अजीब सा दर्द होता है, जो आज से पहले तो हमने सिर्फ एक को छोड़कर और किसी लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा, तो फिर इप्शिता के बारे में हम इतना क्यों सोच रहे हैं? अभिमन्यु खुद से ही यह सारे सवाल करता जा रहा था, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला कि वह आखिर उसको लेकर इतना सब कुछ क्यों सोच रहा है। अभिमन्यु ये सारी बातें सोचते सोचते ही सो गया। अगले दिन सुबह अभिमन्यु की कई सारी मीटिंग थी और वह मीटिंग में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि उसने इप्शिता को कॉल ही नहीं किया। इप्शिता रात में अभिमन्यु के फोन का इंतजार करती रह गई, लेकिन अभिमन्यु का फोन ही नहीं आया। तभी इप्शिता ने खुद को समझाते हुए कहा, हो सकता है अभिमन्यु कोई प्लान बना रहे हो जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए शायद उन्होंने आज फोन नहीं किया। हो सकता है वह कल मुझे फोन करें। इप्शिता ने खुद से ही बात करते हुए ये सब कुछ सोचा और सो गई। अगले दिन भी इप्शिता अभिमन्यु के फोन का इंतजार कर रही थी और इप्शिता अपने मम्मी पापा से बहुत नाराज थी। उसने अपनी सारी होप अभिमन्यु पर लगा ली थी, क्योंकि जिस तरह से अभिमन्यु ने उसे वह सारी बातें बोली थी कि वह उसे जरूर एग्जाम दिलाने के लिए ले जाएगा, तो इप्शिता को अभिमन्यु की बातों पर यकीन हो गया था। लेकिन आज 2 दिन बीत गए थे और इस बीच अभिमन्यु ने एक बार भी इप्शिता को कॉल नहीं किया, जिससे इप्शिता काफी ज्यादा उदास हो गई। उसका ना ही खाने पीने में मन लग रहा था, ना ही दूसरी किसी चीज में। इप्शिता ने ठीक से रात में डिनर नहीं किया और वो चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। उदय इप्शिता को इतना उदास देखकर उसने अपनी मॉम डैड से बात करते हुए कहा, मम्मी पापा, क्या आप लोगों को इशी के चेहरे पर आई यह उदासी नजर नहीं आ रही है? क्या आप लोग देख नहीं रहे कि आपकी बेटी कितनी ज्यादा अपसेट है? उसके चेहरे से हंसी तो जैसे कहीं गायब ही हो गई है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज आप लोग उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे दीजिए। सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है, एग्जाम के बाद तो वैसे भी वापस आ जाएगी हमेशा के लिए। उदय के पापा उसकी यह बात सुनकर उसे गुस्से से डांटे हुए बोले, उदय, आपको इतना ज्यादा इप्शिता के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम हैं उसके बारे में सोचने के लिए। इप्शिता की मम्मी ने भी कहा, उदय बेटा, आप अभी सिर्फ ऑफिस के कामों पर ध्यान दीजिए। इप्शिता के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और रही बात एग्जाम की, तो हम पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं, इसलिए अब एग्जाम को लेकर कोई बात नहीं होगी। आई होप आप हमारी बात समझ गए होंगे।
इतना बोलकर उन्होंने उदय को घूरते हुए देखा और अपने मम्मी पापा की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में उदय अपना खाना छोड़कर सीधे अपने रूम में चला गया। इप्शिता भी अपने रूम में ही चुपचाप बैठी थी और आज तो वो डिनर के लिए भी नहीं गई थी, इसलिए उसकी मम्मी ने उसके कमरे में ही खाना भिजवा दिया था, जिसे कि अभी तक इप्शिता ने हाथ भी नहीं लगाया है। और उसके मन में अभिमन्यु को लेकर जितनी भी उम्मीदें थी वो अब धीरे धीरे टूट रही थी, क्योंकि आज तीसरा दिन था और वो अभिमन्यु के फोन कॉल का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक उसका फोन कॉल नहीं आया। पिछले 3 दिनों से इप्शिता अभिमन्यु के फोन कॉल का इंतजार कर रही थी, लेकिन इन 3 दिनों में अभिमन्यु ने उसे एक बार भी फोन कॉल नहीं किया, इसलिए उसके मन में अब अलग अलग ख्याल आने लगे थे और उसे लगातार अभिमन्यु ने बस ऐसे ही उसे खुश करने के लिए यह बात बोल दी थी और शायद वो उसे झूठा दिलासा दे रहा था। इप्शिता ने अपने मन में कहा, हम भी कहाँ ये आस लगाकर बैठ गए थे कि अभिमन्यु हमारे एग्जाम के बारे में सोचेंगे। उन्होंने तो 3 दिन से कोई फोन ही नहीं किया और वैसे भी क्यों करेंगे वो हमें फोन। उनके पास सिर्फ हमें एक एग्जाम दिलाने की ही टेंशन थोड़ी है। वह तो वैसे भी कितनी बड़ी कंपनी अकेले संभालते हैं, महल के कुंवर भी है, उनके पास काम करने के लिए कितना कुछ होता है। वह अपने काम में बिजी होंगे, वह तो शायद हमारे एग्जाम के बारे में भूल भी गए होंगे। कौन सा हम इतना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। इप्शिता खुद से ही ये सारी बातें सोचकर मायूस हो गई और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर उसने करवट बदलते हुए कहा, और वैसे भी वह तो ठीक से हमें जानते भी नहीं, तो क्यों वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। यहाँ तक कि वो तो ये शादी भी सिर्फ अपनी माँ सा के कहने की वजह से कर रहे थे। वो क्या हम दोनों ही सिर्फ अपने घर वालों की वजह से ही तो ये शादी कर रहे थे और पहली मुलाकात में ही हमारे बीच ये बात क्लियर हो गई थी, तो फिर पता नहीं क्यों मैं ये बेकार की उम्मीद लगाकर बैठ गई। ये सारे ख्याल मन में आते ही इप्शिता का दिल बिल्कुल मायूस हो गया था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपने मन में कहा, पर अगर सच में ऐसा था तो फिर उस दिन उन्होंने एयरपोर्ट पर हमसे जो बात कही और फिर रात में फोन पर जो कुछ भी बात हुई, वो सब क्यों कहा उन्होंने। इप्शिता ने इस बात के बारे में सोचा और फिर उसने कहा, हो सकता है शायद उन्होंने हमें उदास देखकर यूं ही हमारा मूड ठीक करने के लिए कह दिया होगा। इप्शिता ये सारी बातें सोच रही थी और वह खुद से ही सवाल कर रही थी और जैसे तैसे अपने दिल को समझाकर अपने सवालों के जवाब खुद ही दे रही थी। इप्शिता को नींद नहीं आ रही थी और उसका किसी से तो बात करने का मन कर रहा था, जिससे वह ये सारी बातें कर पाए और उसका मन थोड़ा सा हल्का हो। ये सब सोते हुए वह अपने बेड पर लेटी जग रही थी कि थोड़ी देर बाद इप्शिता के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। इप्शिता उस आवाज को सुनकर तुरंत ही अपने बेड पर उठकर बैठ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, कौन है। दरवाजे के बाहर से आवाज आए, ईशी, हम हैं। उदय, दरवाजा खोलो ईशी। उदय की आवाज सुनते ही इप्शिता जल्दी से दरवाजे के पास आई और उसने अपना गेट खोलते हुए कहा, क्या हुआ भाई, आप यहाँ, वह भी इस टाइम, इतनी रात में आप यहाँ पर आए, सब ठीक तो है ना। इशिता ने बहुत ही फिक्र करते हुए ये सवाल किया और दरवाजे से बाहर झांककर इधर उधर देखने लगी। उदयवीर उसे लेकर रूम के अंदर आया और उसने रूम के अंदर आकर कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहा, ईशी, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसीलिए मैं मम्मी पापा के सोने का वेट कर रहा था, इधर आओ। उधर ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर सामने बिठाते हुए बोला, ईशी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मम्मी पापा से तुम्हारे एग्जाम को लेकर बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो तुम्हें एग्जाम देने नहीं जाने देंगे। इप्शिता उसकी यह बात सुनकर और थोड़ी उदास होते हुए बोली, हाँ भाई, हमें पता है, मम्मी ने हमें पहले ही बोल दिया था कि अब वो हमें एग्जाम देने नहीं जाने देंगी। शायद अब यही हमारी किस्मत है। उदय ने उसके मुंह से ये बात सुनी और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं ईशी, ये तुम्हारी किस्मत नहीं है। हम दोनों ने ही बचपन से लेकर आज तक कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया। मम्मी और पापा ने बचपन से ही हम दोनों की लाइफ बहुत ज्यादा कंट्रोल की है और अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। इप्शिता हैरानी से उदय की तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है भाई, यह क्या बोल रहे हैं आप, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उदय ने इप्शिता को समझाते हुए कहा, हमारे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, हम आज तक कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर पाए, लेकिन अब हम आपके लिए करेंगे। इप्शिता बड़ी ही हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब भाई। उदय ने धीमी आवाज में कहा, हमने सोच लिया है कि हम आपको आपके एग्जाम दिलाने जरूर लेकर जाएंगे। इप्शिता ने थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहा, लेकिन कैसे भाई, मम्मी तो हमें जान नहीं देंगी और आप भी पापा के साथ ऑफिस में ही बिजी रहते हो। उदय ने बिल्कुल सीरियस होकर कहा,
तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले हम फ्लाइट की टिकट बुक कर लेंगे और हम घर से चोरी छुपे निकलेंगे और यहाँ से भागकर सीधे मुंबई पहुंचेंगे और वहां तुम आराम से अपने एग्जाम दोगी। उसके बाद हम यहाँ वापस लौट कर आएंगे। इप्शिता घबराते हुए बोली, लेकिन भाई क्या ऐसा करना सही होगा? उदय ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल यह सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये करेंगे ईशी। तुम अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। अब जब मम्मी पापा ने हमें ये करने के लिए मजबूर ही कर दिया है तो फिर यही सही। इप्शिता उदय की यह बात सुनकर उसके गले लग गई और उसने रोते हुए कहा, उदय भैया, हमारी वजह से आप क्यों मम्मी पापा की नज़र में बुरे बन रहे हो? हम नहीं चाहते मेरी वजह से मम्मी पापा आपको कुछ कहें। इप्शिता बोल ही रही थी कि उदय ने उसे चुप करवाते हुए कहा, नहीं इशू, हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे और वैसे भी तुम्हारी वजह से हम बुरे नहीं बनेंगे। हम अभी कौन सा उनकी नज़र में बहुत अच्छे हैं। वैसे भी अभी हम कौन सा उनकी नज़रों में बहुत अच्छा और एक आइडियल टाइप वाला बेटे हैं। मम्मी पापा ऐसे भी हमें इंसल्ट करने और नीचा दिखाने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। इप्शिता की आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी उदय ने इप्शिता के कंधे पर अपना हाथ दबाते हुए कहा, बस अब तुम रोना बंद करो और मुझे अपनी फ्रेंड नंदिनी का नंबर दो। इप्शिता ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, नंदिनी का नंबर आप क्या करेंगे भैया? उदय ने कहा, वो तुम्हारे एग्जाम्स की डेट शीट और तुम्हारे एडमिट कार्ड के लिए हमें उससे बात करनी होगी ना? इप्शिता ने अपना मोबाइल फोन उठाया और बिना किसी झिझक के उसने नंदिनी का नंबर उदय के नंबर पर सेंड कर दिया। उदय ने उसे तैयारी करने के लिए बोल दिया था। इप्शिता भी उसकी सारी बात मानकर अपने एग्जाम देने के लिए घर से भागने को तैयार हो गई। कुछ देर बाद उदय अपने रूम में गया। उसने नंदिनी का नंबर देखा और उसने कहा, अभी नंदिनी से बात करना ठीक होगा या नहीं? उदय घड़ी की तरफ देखने लगा। रात के 11:30 बज रहे थे और तभी उसने कहा, काफी रात हो गई है, वो शायद सो गई होगी, इसलिए सुबह बात कर लूंगा। उदय इतना बोलकर फोन रख ही रहा था कि तभी उसे जैसे कुछ याद आया और उसने एकदम से कहा, नहीं, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा है, मुझे नंदिनी से अभी बात करनी होगी। उदय ने तुरंत नंदिनी के नंबर पर पहले मैसेज किया, हेलो नंदिनी, इट्स मी उदयवीर। अगर तुम जाग रही हो तो प्लीज कॉल मी, मुझे इशी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। उदय ने इतना मैसेज नंदिनी को किया और वो उसके रिप्लाई का वेट करने लगा। 2 मिनट बाद ही उदय ने देखा कि मैसेज सीन हो गया है और उसके पास वैसे ही नंदिनी का फोन आ गया। अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नंदिनी के नंबर को देखकर उदय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई और उसने जल्दी से कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो नंदिनी, कैसी हो आप? नंदिनी ने उदय की आवाज पहचानते हुए कहा, जी बिल्कुल ठीक हूं मैं, क्या बात करनी है आपको? इप्शिता ठीक तो है ना? अभी शाम को ही तो मेरी उससे बात हुई थी। उदय ने नंदिनी की आवाज सुनी और वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, इप्शिता बिल्कुल ठीक है। असल में हमें तुमसे ये कहना था कि तुम जब कॉलेज जाओ तो अपने एडमिट कार्ड के साथ इप्शिता का एडमिट कार्ड भी कलेक्ट कर लेना, प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट। नंदिनी ने जैसे ही यह बात सुनी, वो थोड़ी एक्साइटेड होते हुए बोली, इप्शिता का एडमिट कार्ड? मतलब उसे एग्जाम देने की परमिशन मिल गई क्या? आपकी मम्मी मान गई? उदय ने एक गहरी सांस ली और उदास होते हुए कहा, नहीं, मम्मी नहीं मानी है, बट मेरे पास एक प्लान है। मैं इप्शिता को लेकर वहां आऊंगा उसके एग्जाम दिलाने के लिए, तो प्लीज क्या तुम उसका एडमिट कार्ड कलेक्ट कर लोगी? नंदिनी ने खुश होते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं कल ही अपना एडमिट कार्ड लेने जाने वाली थी। अच्छा हुआ आपने मुझसे इस टाइम ही बात कर ली। उदय नंदिनी की बात सुनकर बोला, तो फिर ठीक है, अगर एडमिट कार्ड कलेक्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत हो तो हमें मैसेज या कॉल कर लेना। नंदिनी उदय की बात सुनकर बोली, ठीक है। उदय नंदिनी से कुछ देर और बात करना चाहता था, लेकिन उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, गुड नाइट, आप सो जाएं, काफी रात हो चुकी है। नंदिनी ने उदय की यह बात सुनी तो उसने कहा, 1 मिनट उदय, हमें आपसे बात करनी है। नंदिनी ने जैसे ही उदय को रोका, उदय ने झट से कहा, हाँ बोलिए, क्या बोलना है? नंदिनी ने कहा, आप सच में एक बहुत अच्छे भाई हो, इप्शिता बहुत लकी है जो उसे आप जैसा भाई मिला। उदय नंदिनी की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उसने कहा, काफी रात हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। नंदिनी ने धीरे से हामी भरी और बाय बोलकर फोन डिस्कनेक्ट करने ही वाली थी कि तभी उसे एकदम से कुछ और भी याद आया और उसने कहा, 1 मिनट, वो मुझे कुछ और भी बोलना था।
नंदिनी की यह बात सुनते ही उधर रुक गया। उसने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया और नंदिनी के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ से नंदिनी की आवाज आई, उदय, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। मुझे वो वॉच बहुत पसंद आई और मैं निकलने से पहले आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई थी गिफ्ट के लिए। नंदिनी की बात सुनकर उदय को बहुत ही अच्छा लगा और उसने काफी सहूलियत से बोला, आपको गिफ्ट पसंद आया ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने थैंक यू सुनने के लिए नहीं दी थी, वो सच में हमने अपनी खुशी से आपको गिफ्ट दिया था। आपको इसके लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है नंदिनी। उदय की बात सुनकर नंदिनी को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, इसलिए उसने कहा, ओके बाय, गुड नाइट। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन नंदिनी को खुद भी नहीं पता कि वह इतना ऑकवर्ड फील क्यों कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उदय के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वहीं अगले दिन सुबह राजवंश महल में अभिमन्यु ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी मासा डाइनिंग टेबल के पास आई और अपनी सेंटर वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग अभिमन्यु। अभिमन्यु ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी, वो खाना खाते खाते रुक गया और उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मासा। अभिमन्यु की मां ने पूछा, अभिमन्यु, आज आप ज्यादा ही जल्दी उठ गए, ऑफिस में ज्यादा काम है क्या? अभिमन्यु ने टेबल के बगल में रखे अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, मां, आज हमारी 3-4 मीटिंग्स हैं और हम एक भी मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते। क्यों, आपको कोई काम था क्या हमसे? मासा ने जूस का ग्लास उठाया और उसकी एक सिप लेते हुए कहा, नहीं, हमें कोई काम नहीं था। हम बस आपसे ये पूछना चाहते थे कि आपका वो मुंबई वाला प्रोजेक्ट, जिस वजह से आपने शादी की डेट आगे बढ़वाई है, वो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है और आप उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई कब जाने वाले हैं? क्योंकि हमने शादी की डेट सिर्फ 1 महीना आगे बढ़ाई है, उससे ज्यादा टाइम हम अब आपको नहीं दे पाएंगे। अभिमन्यु ने माता की बात सुनकर अपने मन में कहा, अरे हाँ, हम तो अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में भूल ही गए। मुंबई में ही हमारा वो प्रोजेक्ट भी है और इप्शिता का कॉलेज भी, तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां जाते हैं तो इप्शिता को अपने साथ ले जा सकते हैं। यह आइडिया पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? अभिमन्यु को इस तरह सोचते देखकर मां ने पूछा, क्या बात है, क्या सोचने लगे आप? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अभिमन्यु अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। तभी मासा ने कहा, क्या बात है अभिमन्यु, क्या सोचने लगे आप? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए हमें कब जाने वाले हैं आप अपने प्रोजेक्ट के लिए मुंबई? अभिमन्यु ने मासा की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ मासा, हमें प्रोजेक्ट के लिए जाना है और हम यही कोई 2-3 दिनों में यहाँ से निकलेंगे और फिर शायद हमें वहाँ मुंबई में 8 से 10 दिन रहना पड़ेगा। मासा अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ा खुश होते हुए बोली, चलो अच्छी बात है, इन 10-15 दिनों में आपका काम निपट जाएगा, फिर हम शादी की अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। लेकिन हाँ अभिमन्यु, हमारी एक बात याद रखिएगा। जैसे ही मासा ने यह बात कही, अभिमन्यु उनकी तरफ बिल्कुल सीरियस होकर देखने लगा और मासा ने कहा, हमने बहुत मुश्किल से शादी की डेट आगे बढ़ाई है, अब हम इसके बाद आपका कोई बहाना नहीं सुनने वाले, इसलिए आपका अगर और कोई भी प्रोजेक्ट है तो उन्हें भी आप इन्हीं दिनों में खत्म कर लीजिएगा, ठीक है? अभिमन्यु ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, वो मासा, हम आपकी बात समझ गए हैं, वो दरअसल हमें आपसे कुछ और बात भी करनी थी। मासा ने थोड़ा कंफ्यूज होकर अभिमन्यु की तरफ देखा। वो अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख रही थी। अभिमन्यु काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर समझ में आ रहा था कि वो किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान है। मासा को जैसे ही यह बात समझ में आई, उन्होंने तुरंत पूछा, क्या बात है अभिमन्यु? आप किसी बात को लेकर परेशान है क्या, या कुछ कहना है आप हमसे? अभिमन्यु ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, मासा, वो क्या हम इप्शिता को अपने साथ ले जा सकते हैं? अभिमन्यु ने आखिर इप्शिता को लेके जो बात मन में थी वो मासा को कही। अभिमन्यु बात करने से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी मासा ने कहा, वो आपके साथ इस बिजनेस ट्रिप में जाकर क्या करेगी? आप वहां अपने प्रोजेक्ट में बिजी रहेंगे तो उनके साथ आप ज्यादा वक्त भी नहीं बिता पाएंगे, तो फिर उनका वहां पर क्या काम? जैसे ही अभिमन्यु ने यह बात सुनी, उसने मासा की बात खत्म होते ही कहा, वह मासा, हम ये कह रहे थे कि इप्शिता के फाइनल एग्जाम्स हैं और उनका कॉलेज वही हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के काफी करीब है, तो अगर वह हमारे साथ चली जाएगी तो वह आराम से एग्जाम दे देगी, क्योंकि इप्शिता के घर वाले उन्हें एग्जाम देने जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वह भी सिर्फ शादी की वजह से, क्योंकि उनकी हमसे सगाई हुई है, तो उनके एग्जाम्स रह जाएंगे, तो क्या हम उन्हें अपने साथ लेकर चले जाए? मासा अभिमन्यु की बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, अगर इप्शिता के मम्मी पापा ही उन्हें एग्जाम देने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं तो फिर इसमें हम भला क्या कर सकते हैं, और हमें नहीं लगता आपको उन्हें अपने साथ ले जाना ठीक रहेगा। उनके मम्मी पापा जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अभिमन्यु को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मासा उसे यह बात कहेंगी। वो मासा की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखते हुए बोला, मासा अगर उनकी मम्मी पापा उनके एग्जाम देने नहीं जाने देंगे तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मासा ने अभिमन्यु की बात का बड़ी ही लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, अब जब वह राजवंशी परिवार की बहू बन रही है तो उन्हें एग्जाम देने की क्या जरूरत, और उनके मम्मी पापा उनकी भलाई के लिए ही सब कर रहे हैं। हमें नहीं लगता आपको इन सारी बातों में दखल अंदाजी देनी चाहिए। इप्शिता के पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो उनके लिए जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा ही होगा। अभिमन्यु ने हैरानी से कहा, नहीं मासा ये ठीक नहीं है, हमें उनकी बात समझनी चाहिए। हो सकता है वो हमारी वजह से ही इप्शिता को एग्जाम देने नहीं जाने दे रहे हो। अगर हम या आप में से कोई भी उनके मम्मी पापा से बात कर लेगा तो शायद वो उन्हें एग्जाम देने के लिए भेज दें। मासा ने अभिमन्यु को आंख दिखाते हुए कहा, हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी अभिमन्यु। अभी तो आपकी शादी हुई भी नहीं और आप अपनी होने वाली पत्नी के लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं। अभिमन्यु मासा के मुंह से ये बात सुनकर चुप हो गया और उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं मासा ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस। मासा ने अभिमन्यु को ऐसे बात करते देखकर थोड़ा तेज आवाज में कहा, हमने इप्शिता को राजघराने की बहू चुनाव है और उनके लिए अब सबसे बड़ा कर्तव्य उनका यही होना चाहिए कि वो खुद को राजघराने की बहू की तरह ढाल ले और अपनी जिम्मेदारियां को समझकर खुद को राजवंशी खानदान के हिसाब से ढाल ले। और हमें नहीं लगता शादी के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई और डिग्रियों की कोई भी आवश्यकता होने वाली है, इसलिए आप उनके एग्जाम के बारे में भूल जाइए। अभिमन्यु ने जैसे ही मासा के मुंह से बात सुनी तो अभिमन्यु थोड़ा नाराज हो गया और उसने उसी तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मासा आप उन्हें अभी से राजघराने की बहू होने की जिम्मेदारियां क्यों क्या चाहती हैं? अभी तो उनकी हमसे शादी हुई भी नहीं है। अपना एग्जाम अगर नहीं दे पाएंगी तो उनके मन में हमेशा इस बात को लेकर हम सबके लिए ये गलतफहमी और दिल में उनकी थोड़ी खटास हो जाएगी कि शादी हमसे ना हो रही होती तो अपने एग्जाम दे देती, और हम नहीं चाहते कि शादी होने के बाद उनके मन में इस तरह की कोई भी बात रह जाए, इसलिए हम उन्हें एग्जाम दिलाना चाहते हैं। मासा अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ा सख्ती से बोली, यह क्या बोल रहे हैं अभिमन्यु आप? उनके मन में भला हम लोगों को लेकर कोई गलतफहमी क्यों होगी? और वैसे भी हमने उनके मम्मी पापा को नहीं मना किया कि वो उन्हें एग्जाम देने जाने के लिए मना करें। यह फैसला उनके मम्मी पापा का है। आप कुछ ज्यादा ही इस बारे में सोच रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इन सारी चीजों के बारे में ना सोचें और अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करें। अभिमन्यु मासा की बात सुनकर बोला, आपने उनके पापा को मना नहीं किया, लेकिन आप उनके एग्जाम के लिए उनकी तरफ से बोल भी नहीं रही। मासा अगर आप बोल देंगे तो उनके मम्मी पापा उन्हें जरूर भेज देंगे, इसलिए एक बार अगर आप उनसे बात कर लेती तो। इतना बोलते बोलते अभिमन्यु एकदम ही चुप हो गया, लेकिन वहां पर साइड में खड़ी हुई उसकी माँ उसका मुंह देख रही थी। अभिमन्यु की माँ को अभी भी बहुत उम्मीद थी, उससे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि अभिमन्यु अभी से अपनी होने वाली पत्नी के बारे में इतना सोच रहा है और इसी वजह से वो ये सब कुछ बोल भी रहा था। अभिमन्यु मासा की बात सुनकर बोला, आपने उनके पापा को मना नहीं किया, लेकिन आप उनके एग्जाम के लिए उनकी तरफ से बोल भी नहीं रही। मासा अगर आप बोल देंगे तो उनके मम्मी पापा उन्हें जरूर भेज देंगे, इसलिए एक बार अगर आप उनसे बात कर लेती तो। इतना बोलते बोलते अभिमन्यु एकदम ही चुप हो गया, लेकिन वहां पर साइड में खड़े हुए उसकी माँ उसका मुंह देख रही थी। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि मासा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, और आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी बात मानकर उनके मम्मी पापा से इप्शिता के एग्जाम देने की बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें नहीं लगता कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए हमें इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। और बेहतर होगा कि आप भी इस बारे में इतना ज्यादा ना सोचें, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करें और इन 10 दिनों में अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करके वापस आएं और फिर शादी की तैयारी करवाएं, वही सबसे बेहतर होगा। मासा इतना बोलने वहां से जाने लगी तो अभिमन्यु ने कहा, ऐसा कैसे कर सकती है मासा आप? उन्होंने मेरे इतने समझाने के बावजूद भी एक बार भी इप्शिता के मम्मी पापा से बात करने के लिए हामी ही नहीं भरी। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम मासा को समझ सकते हैं, लेकिन मासा तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करें हमने तो इप्शिता से बोल दिया कि हम उन्हें उनके एग्जाम दिलाने ले जाएंगे, और अब अगर हम अपनी कहीं बात पूरी नहीं कर पाए तो वह क्या समझेंगी हमें कि हम सिर्फ यूं ही कुंवर सा कहे जाते हैं। हमारे हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है और हम सिर्फ अपनी मासा के कहने पर चलते हैं। नहीं, हम ऐसा करके नहीं होने देंगे। हम उनके एग्जाम दिलाएंगे तो हम ऐसा ही रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अभिमन्यु ने अपनी माँ को वहां से जाते देख और उन्हें आवाज लगाकर रोकते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, मासा आप ऐसे बीच में बिना बात पूरी किए कैसे जा सकती हैं?
मासा वहां से जा रही थी और वो जगह छोड़कर जाने से पहले उन्होंने अभिमन्यु की आवाज सुन और लास्ट वाली बात सुनी तो वो बड़ी ही हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी, क्योंकि अभिमन्यु के बोलने का अलग तरीका था और उसकी आवाज भी पहले से थोड़ी तेज हो गई थी। ज्यादातर अभिमन्यु मासा से ऐसे तेज आवाज में बात नहीं करता था, लेकिन अभी जब अभिमन्यु ने मासा को रोकने के लिए इस लहजे में उनसे बात की तो मासा उनकी तरफ देखने लगी और वो एक कदम भी आगे की तरफ नहीं बढ़ा पाए। अभिमन्यु मासा के पास आकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, मासा सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर हमारी और इप्शिता की शादी की वजह से उनका एग्जाम इनकम्प्लीट रह जाएगा तो हम शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि आप ये सब कुछ हमारी शादी और राजगद्दी के लिए कर रही हैं और हम आपकी चिंता भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो ये कुछ ज्यादा सेल्फिश नहीं हो जाएगा। और इस टाइम आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा ही लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। मासा ने अभिमन्यु की बात पूरी नहीं होने दी और उन्होंने बीच में ही रोकते हुए कहा, अपने बारे में नहीं, राजवंश खानदान के बारे में सोच रहे हैं। आपने ऐसे कैसे कह दिया अभिमन्यु कि हम ये सब कुछ अपने बारे में सोचकर कह रहे हैं। मासा इतना बोलकर काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी और अभिमन्यु ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी उनसे नाराज था और उसने वैसे ही अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, जो भी हो मासा, लेकिन हम अपने आगे उनके बारे में तो नहीं सोच रहे ना, और हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसलिए अगर राजकुमारी इप्शिता एग्जाम देने नहीं जाएंगी तो फिर हम उनसे शादी ही नहीं करेंगे और ना ही हम अपना राज्य अभिषेक करवाएंगे। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से यह बात सुनी वह तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, अभिमन्यु, आप होश में तो है ना? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? अभिमन्यु ने धीरे से अपनी नजर उठाकर मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा, हम जानते हैं हमने बहुत बड़ी बात बोली है, लेकिन हम अपनी बात को लेकर बिल्कुल सीरियस है और अगर हमने ये कहा है तो हम किसी भी हाल में ये शादी नहीं करेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु गुस्से में वहां से सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगा। अभिमन्यु को इस तरह जाते देखकर मासा ने उन्हें रोकते हुए कहा, अभिमन्यु, हमारी बात सुनिए। लेकिन अभिमन्यु गुस्से में था और उसने मासा की बात नहीं सुनी। मासा तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, अभिमन्यु, क्या आपने सुना नहीं? हम आपको बुला रहे हैं, वापस आइए और हमसे बात करिए। अभिमन्यु सीधे अपने रूम में चला गया। मासा अभिमन्यु को इस तरह नाराज होकर जाते देख रही थी और वह अभिमन्यु की बात सुनकर अपना सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई। उनके कानों में अभिमन्यु की बात गूंज रही थी। जिस तरह से अभिमन्यु ने शादी करने के लिए मना कर दिया, ये बात के दिमाग में बैठ गई। मासा काफी ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने अपना सर पड़ते हुए कहा, हे भगवान, अभिमन्यु ने अगर जिद कर ली तो फिर उन्हें कोई भी मना नहीं सकता। बचपन से ही अभिमन्यु पहले तो जल्दी किसी चीज की जिद नहीं करते और अगर उन्होंने जिद कर ली तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। वहीं कुछ दूर पर खड़ी अभिमन्यु की चाची, जिन्होंने उन दोनों के बीच हो रही इस सारी बात को छिपकर सुना रही थी, और जैसे ही अभिमन्यु ने शादी न करने वाली और राज्याभिषेक न करवाने वाली बात कही, उसे सुनकर अभिमन्यु की चाची काफी ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी खुशखबरी मिली है। हम भाभी सा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अभिमन्यु को भी। अभिमन्यु जिद्दी है तो वहीं भाभी सा भी इतनी जल्दी किसी के आगे झुकी नहीं है, तो वह अभिमन्यु की बात जहां तक मानगी नहीं, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा तो फायदा ही है ना। अभिमन्यु की शादी होगी और ना उसका राज्याभिषेक। ये खुशखबरी तो मुझे नरेंद्र को देनी चाहिए। अभिमन्यु की चाची जल्दी से अपने रूम की तरफ गई और उन्होंने देखा कि उनके पति अभी अभी ऑफिस से लौटकर आए थे और वह कपड़े चेंज करके सोफे पर बैठे ही थे कि अब उनकी बीवी दौड़ते हुए कमरे के अंदर आए। उन्हें इस तरह से भागते हुए देखकर नरेंद्र ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है पल्लवी, इस तरह से भागती हुई क्यों आ रही हो? संभाल कर कहीं लड़खड़ा ना जाना। अभिमन्यु की चाची ने खुश होते हुए कहा, अरे भला हम क्यों लड़खड़ा जाएंगे? अब तो हमारे अच्छे दिन लगता है शुरू होने वाले हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। पल्लवी को इतना ज्यादा खुश होते देखकर नरेंद्र ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या सुन ली? भगवान ने इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रही है आप? अभिमन्यु की चाचा ने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी हम नीचे गए थे तो हमने हाल में अभिमन्यु और भाभी सा को बात करते हुए सुना। आपको पता है अभिमन्यु किसी बात को लेकर भाभी सा से पहली बार बहस कर रहे थे और भाभी सा ने उन्हें साफ साफ जब उनकी बात मानने से मना कर दिया। तो आपको पता है हमारे प्यारे कुंवर सा ने क्या कहा? पल्लवी को इतना ज्यादा खुश होते देखकर नरेंद्र थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई दोनों माँ बेटे के बीच में जिसे सुनकर वो इतनी ज्यादा खुश हो गई है। उसने उसी तरह कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम पहेलियां बुझाना बंद करो और बताओ क्या सुनकर आए हो तुम?
जिसे सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो गई हो, और हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा कि अभिमन्यु ने भाभी सा की बात नहीं सुनी और उनसे बहस की। पल्लवी ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तभी तो मैं भी इतनी ज्यादा खुश हो रही हूँ। अभिमन्यु ने साफ साफ शादी करने से इनकार कर दिया और साथ ही में उसने ये भी बोल दिया कि अगर वो अपना राज्याभिषेक भी नहीं करवाएगा। नरेंद्र ने जैसे ही यह बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और उसने कहा, क्या बात कर रही है आप? सच में अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम यही तो चाहते हैं कि अभिमन्यु की शादी ना हो पाए, ताकि हमें अपने मकसद में कामयाब होने में थोड़ा और समय मिल जाए। और अगर ऐसा हो गया सच में, इससे बड़ी खुशखबरी की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। पल्लवी, तुमने ध्यान से सुना ना? अभिमन्यु ने सच में शादी के लिए मना किया? पल्लवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने पूरी बात सुनी है। अभिमन्यु ने शादी के लिए मना कर दिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।